नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 10 करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे 5, 6 के बाद तो 7, 8, 9 आते हैं, सीधा 10 कैसे आ गया। एक्चुअली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 5 और 10 क्वेश्चन नंबर 6 और 10 ये दोनों सेम है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही चीज़ पूछी गई है, बस समीकरण अलग अलग है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 10 को एक साथ करवा दिए। इसलिए है ना, पहले भी आपको मैंने मैट्रिक्स में ऐसा करवाया है कि भाई जब दो क्वेश्चन एक टाइप के होते हैं तो फिर उन्हें अलग अलग क्यों करें, क्यों उन्हें 6 नंबर पे करें, उन्हें 10 नंबर पे अलग जाके दोबारा करें, एक साथ ही कर ले ताकि दोनों एक साथ ही समझ में आ जाए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 10 हम इस लेक्चर में एक साथ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये कहता है कि ये कोई पृष्ठ है x² + y - z बराबर 1। इस पृष्ठ के बिंदु, एक बिंदु दिया गया जिसके निर्देशांक है 1 0 0 1, 0, 0। इस बिंदु पे आप प्रवणता और इकाई अभिलंबिक सदिश ज्ञात कीजिए। प्रवणता मतलब ग्रेडियंट, प्रवणता एवं इकाई अभिलंबिक सदिश ज्ञात कीजिए। इकाई मतलब एकांक सदिश, इकाई अभिलंबिक सदिश। तो पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ, शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसे आप प्रवणता कहते हैं उसे अभिलंबिक सदिश भी कहते हैं, है ना। जिसे आप, अब इसको अगर हम f नाम दे दें, पूरे को सबको एक तरफ कर लें और इसे f नाम दे दें, x² + y - z, एक को इस तरफ लिया है -1 बराबर 0, f नाम दे दें। तो इस f का जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे, मतलब डेल f निकालेंगे, तो वो जो डेल f है उसे आप ग्रेडियंट f भी कहते हैं, या यूं बोलूं प्रवणता f भी कहते हैं, ठीक है। इसे अभिलंबिक सदिश भी कहते हैं। किसी बिंदु पर, किसी पृष्ठ के किसी बिंदु पर ये अभिलंब सदिश का काम करता है, इसलिए इसको अभिलंबिक सदिश मतलब नॉर्मल वेक्टर, अभिलंबिक सदिश यानी नॉर्मल वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, आइए पहले इसको भी समझा देता हूँ। वैसे हो सकता है मैंने पहले आपको समझाया हुआ हो, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा। ये मान लीजिए आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ के किसी बिंदु पर, आप किसी बिंदु P पर खड़े और उस P बिंदु पर अगर आप स्पर्शरेखा खींचते हैं इसके ऊपर, उस P बिंदु पे आप पृष्ठ के ऊपर स्पर्शरेखा खींचते हैं, तो ये जो स्पर्शरेखा है इसके ऊपर जब आप 90 का कोण बनाएंगे तो ये जो सदिश बनेगा 90 डिग्री पे, इस सदिश का नाम है अभिलंब सदिश या अभिलंबिक सदिश या नॉर्मल वेक्टर। और ये जो अभिलंबिक सदिश है ये आप ग्रेडियंट की सहायता से पता कर सकते हैं। आपका जो भी फलन है, जैसे ये f मान लीजिए, इस फलन का नाम f है, तो इस f का आप जब ग्रेडियंट f निकालेंगे तो वो आपको अभिलंबिक सदिश देगा। एकांक सदिश निकालना है तो सदिश बटा सदिश का परिमाण करके भाग दे दीजिए, एकांक या इकाई अभिलंबिक सदिश बन जाएगा। तो इसका नाम प्रवणता भी है, इसका नाम अभिलंबिक सदिश भी है, दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। चलिए f पे आ चुके। अब f के 3 अवकलन कर लीजिए जिनकी जरूरत हमें आगे ही पढ़ने वाली है। एक तो डेल f ओवर डेल x, डेल f ओवर डेल x निकाला तो x² का 2x आ गया। डेल f ओवर डेल y निकाला जो कि 1 आ गया। उसके बाद में डेल f ओवर डेल z निकाला, डेल f ओवर डेल z निकालेंगे तो वो -1 आ जाएगा, ये -1 आ गया। तो डेल f ओवर डेल x 2x आ गया, डेल f ओवर डेल y 1 आ गया, डेल f ओवर डेल z -1 आ गया। अब आप ये सारी वैल्यू, डेल f बराबर होता है i डेल f ओवर डेल x प्लस j डेल f ओवर डेल y के डेल f ओवर डेल z। डेल f ओवर डेल x का मान 2x i कैप, डेल f ओवर डेल y जो कि है 1, ये j कैप, डेल f ओवर डेल z है -1 तो ये -k कैप आ गया। अब डेल f का मान जो है वो हमें किस बिंदु P पे निकाल रहे हैं, तो बिंदु P और रख दीजिए इसमें। P बिंदु है आपका 1 0 0 1 0 0 1 0 0 का मतलब है x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह 0। x की जगह 1, जहाँ भी x है वहाँ 1 रख दीजिए, जहाँ y है वहाँ 0 पुट कर दीजिए और जहाँ z है वहाँ पे 0 रख दीजिए। तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप और -k कैप, ठीक है ना। ये आपका अभिलंबिक सदिश बोल दीजिए, प्रवणता बोल दीजिए, या क्या बिंदु P पर प्रवणता या ग्रेडियंट या अभिलंबिक सदिश। अब क्वेश्चन ये है कि हमें तो एकांक चाहिए, ठीक है भाई, एकांक निकाल देते हैं। इकाई अभिलंबिक सदिश, इकाई अभिलंबिक सदिश, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बस सदिश बटा सदिश का परिमाण लेना होता है। बिंदु P पर जो भी हमारा, इस बिंदु P पर जो भी हमारा सदिश आया है उसमें उसी सदिश के परिमाण का, उसी सदिश के
परिमाण का भाग दे देंगे। तो सदिश आया है 2i प्लस जे माइनस के बट्टा परिमाण हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 6 आ गया, तो अंडर रूट 6। ये लीजिए आपका इकाई अभिलंबिक सदिश आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों पे आते हैं। दोनों में ही हमें एक पृष्ठ दिया गया है और उसका एक बिंदु दिया गया है कि भाई ये तो सरफेस है, ये कोई पृष्ठ है जिसका समीकरण बताया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 25, ये कोई पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ के किसी बिंदु 403 पर आपको उस पृष्ठ तल का समीकरण, मतलब टेंजेंट प्लेन, एक तो स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब सदिश ज्ञात नहीं करना, समीकरण ज्ञात करना है। रिपीट कर रहा हूँ, दोनों बातों में बेटा फर्क है। अभिलंब सदिश और अभिलंब का समीकरण एक्स वाई जेड के पदों में आएगा, तो समीकरण ज्ञात करना है। ये दो चीजें ज्ञात करके बताइए, स्पर्श तल और अभिलंब का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास अभी किताब है तो बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसा ही पूछा गया है, एक पृष्ठ दिया गया है, उस पृष्ठ के लिए स्पर्श तल और अभिलंब का समीकरण पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो पृष्ठ दिया गया लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए। अगर बुक नहीं है आपके पास अभी फिलहाल, तो z बराबर, ये पृष्ठ है, z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए बस समीकरण ही तो चेंज है, करना तो वैसे ही होगा। बिंदु भी चेंज है, बिंदु है 2, -1 और 5, ये बिंदु है। इस पृष्ठ के इस बिंदु पे स्पर्श तल और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन रिपीट है, बस समीकरण को बदल के। तो वो तो देगा ही देगा, ऑब्वियसली बात है। क्वेश्चन को अगर 2 बार दे रहा है तो सेम समीकरण तो नहीं देगा, हाँ पूछेगा सेम चीज़ें वही निकलवाएगा, लेकिन अलग अलग समीकरण पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले से एफ में बदल लेते हैं, क्वेश्चन को एफ बना लीजिए। एफ बनाने के लिए सबको एक तरफ ले आइए, सब इधर आ जाइए पहले भाई साहब। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -25 बराबर 0। और बिंदु आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 करें, 10 नहीं करें बेटा, 403 याद रखिएगा। इसके लिए बिंदु है 403। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं आपको स्पर्श तल का जो समीकरण निकालने का जो तरीका है वो याद दिलाता हूँ। फॉर्मूला ये कहता है, स्पर्श तल का समीकरण r माइनस r0 डेल डॉट डेल एफ, और वो जो p बिंदु आपका है, किसी भी एक बिंदु पे आपको डेल एफ चाहिए होगा। तो ये r0 कौन है और डेल एफ तो हमें पता है, डेल एफ तो हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, वो डेल एफ होगा। r0 कौन है बेटा, r0 जो आपको दिया गया है, ये बिंदु आपका r0 सदिश है। इसे आप r0 भी कह सकते हैं, 4i प्लस 0j, ये r0 सदिश है। अच्छा फिर तो r सदिश कौन है, r सदिश हमेशा ये रहेगा xi, स्थिति सदिश कहते हैं xi प्लस yj प्लस z के, ये आपका r सदिश रहेगा। ठीक है, ये आपको r मिल गया, ये आपको r0 मिल गया। अब डेल एफ आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, लेकिन डेल एफ निकालने से पहले आपको कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों का जुगाड़ करना पड़ेगा। किन किन का, एक तो डेल एफ ओवर डेल एक्स का, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाल लीजिए। डेल एफ ओवर डेल एक्स 2x आ जाएगा, क्योंकि x के कोई और पद इसमें है नहीं। डेल एफ ओवर डेल वाई निकाल लीजिए, डेल एफ ओवर डेल वाई 2y आ जाएगा। फिर आप निकाल लीजिए डेल एफ ओवर डेल जेड, डेल एफ ओवर डेल जेड जो है वो 2z आ जाएगा, ये आपका 2z आ गया। तो आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स है, डेल एफ ओवर डेल वाई है, डेल एफ ओवर डेल जेड है, सब है अब आपके पास। ठीक है, तो डेल एफ निकाल लीजिए, डेल एफ आई डेल एफ ओवर डेल एक्स जे डेल एफ ओवर डेल वाई के डेल एफ ओवर डेल जेड बराबर 0। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स का मान, डेल एफ ओवर डेल वाई का मान, डेल एफ ओवर डेल जेड का मान, तो 2x ये मान, इसका मान 2y और अगले का मान 2z। x का मान रख दीजिए, y का मान रख दीजिए, z का मान रख दीजिए। बिंदु आपके पास है 403, x का मान 4, y का मान 0, z का मान 3, y का मान 0, ये आपका डेल एफ आ गया। x का मान रख दिया, y का मान रख दिया, z का मान रख दिया। ठीक है, ये डेल एफ बन गया। अब आ जाइए अपने स्पर्श तल के समीकरण में वापस लौट आइए, जो आपका स्पर्श तल का समीकरण है उस पर लौट आइए। अब इसमें जिन जिन के मानों की जरूरत है वो मान उसमें रखते जाइए, जिसकी डिमांड कर रहा है। सबसे पहले ये r की डिमांड कर रहा है। ठीक है, लीजिए भाई r देते हैं इसको। r होता है xi प्लस yj प्लस z के, ये इसको r सदिश पकड़ा दिए। फिर उसके बाद इसको चाहिए हुए
माइनस R0, इसको R0 दे दीजिए। R0 ये रहा 4i प्लस 0j प्लस 3k, 4i प्लस 0j प्लस 3k डॉट। अब डेल एफ आपका है 8i x माइनस 4i कैप, आई के पद एक साथ कर लिए, ये आई का ये पद, जे के पद एक साथ कर लिए, जेड के पद एक साथ कर लिए। अब डॉट गुना होगी तो आई से आई गुना होगा, जे से जे गुना होगा और के से के गुना होगा। तो आई से आई गुना 8 इंटू एक्स माइनस 4, जे से जे गुना 0 इंटू वाई प्लस के से के गुना 6 इंटू जेड माइनस 3 0। ब्रैकेट खोलने पर ये हो गया 8x, ये हो गया माइनस का 32 प्लस का 6z माइनस का 18 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 8x प्लस 6z 32 और 18 ये 50 बराबर 0। 2 का भाग जा रहा है, दे दीजिए। 4x प्लस 3y माइनस 25 बराबर 0। ये लीजिए, ये स्पष्ट तल का समीकरण हो गया आपका। ये मैंने y लिख दिया, एक्चुअली z है, करेक्ट कर लीजिएगा। 2 का भाग दे दे तो 4x प्लस 3y माइनस 25 बराबर 0। अच्छा, ये आ गया स्पष्ट तल का। अब है अभिलंब का समीकरण, वो कैसे आएगा उसे देखिए। अभिलंब का समीकरण आता है r माइनस R0। पिछली बार आपने डॉट गुना किया था, इस बार डॉट मत कीजिए, इस बार आप क्रॉस कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए और बराबर में 0 सदिश। तो ये क्रॉस गुना है तो सदिश ही बनेगा, तो बराबर में 0 नहीं आके 0 सदिश आएगा। तो इस बार क्रॉस गुना कीजिए, तो क्रॉस गुना करेंगे i j k, पहले r माइनस R0, r माइनस R0 आपने निकाला हुआ है, देखिए ये रहा r माइनस R0, r माइनस R0। ये है x माइनस 4 y z माइनस 3, x माइनस 4 y z माइनस 3। और उसके बाद में डेल एफ है, क्रॉस डेल एफ है हमारा। डेल एफ हमने निकाला था 806 बराबर में 0 सदिश। आई कैप ये इससे गुणा 6y माइनस 0 माइनस जे कैप 6x माइनस 4 माइनस 8 गुणा z माइनस 3, ए कैप 0 माइनस 8y बराबर 0 सदिश। 0 सदिश का मतलब 0i, 0 ही j और 0 ही k। एक बार गुणा चेक कर लेता हूँ, मैंने सही तो किया है। 6y 0 माइनस j 6 इंटू एक्स माइनस 4 8 इंटू जेड माइनस 3 के 0 माइनस 8y। ये आपका हो गया 6y आई कैप, यहाँ ब्रैकेट को खोल लीजिए, ये हो जाएगा 6x माइनस 8z, 6x माइनस 8z और ये हो गया माइनस का 24, ये प्लस का 24 ये कट गया, माइनस 8y के कैप 0i 0j 0k। अब आप कंपेयर कर लीजिए i घटक से i घटक, तुलना से i से i, j से j और k से k। तो 6y बराबर 0, y बराबर 0। फिर आपका माइनस, इस ब्रैकेट को खोल भी दीजिए, माइनस का 6x प्लस 8z, j वाले घटकों की तुलना, j वाला घटक यहाँ जो है वो है ये, माइनस ब्रैकेट खोलने पर माइनस का 6x प्लस 8z बराबर है 0। 2 का भाग दे दीजिए आप, माइनस 2 का भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4z बराबर 0। और एक और निकल जाएगा, माइनस का 8y बराबर 0, जिससे आपका बन जाएगा y बराबर 0। तो y बराबर 0 2 बार आ गया, तो एक ही बार लिख लीजिए। तो आपका समीकरण आ गया y बराबर 0 तथा 3x माइनस 4z बराबर 0। ये अभिलंब का समीकरण हो गया। अब आपको ये कैसा हो गया बेटा, ये 2 समतल है, ये एक समतल है, ये एक समतल है, और 2 समतल मतलब एक रेखा होती है। ये 2 समतल है, एक y बराबर 0 समतल है, ये 3x माइनस 4z बराबर 0 एक समतल है, 2 समतल है। ये 2 समतल जब काटेंगे, जैसे आपकी 2 दीवारें जब काटते हैं तो कोना बनता है, कोना मतलब एक रेखा बनती है। तो 2 समतल है, ये 2 समतल मतलब एक रेखा, और वो रेखा कौन होगी, वो अभिलंब होगा। तो बेटा आपने क्या निकाला है वो देखिए। आपने ये निकाला है कि ये जो आपका पृष्ठ है, जो भी आपका पृष्ठ है, जो आपको फलन दिया गया है वो पृष्ठ का समीकरण है। तो जो भी पृष्ठ का समीकरण है, आड़ा टेढ़ा जो भी पृष्ठ है, ये आपका f पृष्ठ का समीकरण हो गया। अब आप इसका कोई बिंदु P ले रहे हैं, जिस बिंदु पे हमसे पूछा गया है कि स्पर्श तल का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर स्पर्श करता हुआ एक तल खींचा जाए, एक समतल खींचा जाए, जो उसको केवल टच करके निकल जाए, यहाँ से सिर्फ टच करे, इस पे
इस पॉइंट पर इसको टच करता हूँ, ठीक है ना, तो वो हमारा कहलाता है स्पर्श तल का समीकरण जो हमने निकाला। अब विलंब का समीकरण क्या है? ये जो तल है, ये जो तल अभी आपने बनाया है ना, ये जो तल आपने बनाया है, इस तल के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम 90 डिग्री का कोण बनाकर एक लाइन रेखा खींचे, इस रेखा का नाम है अभिलंब। तो समतल का समीकरण कैसे निकाला हमने? r माइनस आर जीरो डॉट डेल एफ। इससे तो आपको समीकरण मिल जाता है स्पर्श तल का, और r माइनस आर जीरो क्रॉस डेल्टा एफ करने से इससे आपको समीकरण मिल जाता है आपका स्पर्श तल का, मतलब अभिलंब का, सॉरी, ये अभिलंब का समीकरण है और ये स्पर्श तल का समीकरण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को आप ऐसे करके देखिए, अगर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।